नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पर्यटन के लिए मशहूर शहर गोवा में अचानक लूटपाट की वारदात बढ़ रही थी। गोवा पुलिस भी ऐसी वारदातों को लेकर काफी सतर्क थी और ऐसी ही सतर्कता दिखाते हुए 12 नवंबर 2007 को पुलिस ने मुठभेड़ में मैंसियो गैंग को धराशायी कर दिया, जब उसके तीनों सदस्य एक ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने गए थे, जिसमें मैंसियो इस शूटआउट में पुलिस के हाथों मारा गया। जेम्स गोंजाल्वेस गिरफ्तार हुआ, जबकि तीसरा बिलास चौहान फरार हो गया और गैंग ध्वस्त हो गया। लेकिन क्या इन अपराधियों की कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या फिर यह किताब का सिर्फ एक अध्याय था और आने वाले समय में गोवा शहर के सामने और भी भयानक वारदातें आने वाली थी। इसके 3 साल बाद 13, 14 और 15 फरवरी 2010 में लगातार 3 दिनों तक गोवा के अलग अलग इलाकों से पुलिस को 10 लाशें मिली, जिसमें वहशियत और दरिंदगी की शक्ल और विभत्स होती गई थी। 72 घंटों में दहशत के इस तांडव ने गोवा को हिलाकर रख दिया था। आम जनता में भी डर था और गोवा में पर्यटन पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा था। कुछ लोगों ने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी थी और कुछ लोग जल्द से जल्द वापस जाना चाहते थे। लेकिन 3 साल पहले हुई डकैती का क्या इन 10 हत्याओं के साथ कोई कनेक्शन था? क्या ये उसी वारदात के निशान थे जो आज उभर कर आ रहे थे, या फिर ये कोई अलग ही दरिंदगी की दास्तां थी? इस चेन का बिल है आपके पास? मैंने घर में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिली। मेरे पति अस्पताल में, इमरजेंसी है। बाकी इतनी मेहनत से बनाई हुई चेन बेचती नहीं मैं। वैसे तो इसके 33,000 बनते हैं, पर क्योंकि तुम्हारे पास इसका बिल नहीं है, मैं 16,000 ही दूंगा। 16,000? 16,000 तो बहुत कम है। दूसरी शॉप में पूछा था तो 27,000 दे रहे थे। एक काम कीजिए, मुझे मेरी चेन दे दीजिए, मैं उसी शॉप में दे देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 26,500 दे देता हूँ। देनी है तो बोलो। ठीक है। और कितना सैड होएगी। अरे गॉड को थैंक यू बोल, सिर्फ चेन गया तेरा, तेरे को कुछ नहीं हुआ। वो मम्मा का चैन था नैन्सी, मम्मा का आखिरी निशानी। ऊपर से मेरे घर का कंडीशन, पापा के ट्रीटमेंट पे कुछ पैसा बचता ही किधर है। जूली, तेरे को क्या मालूम, अगर वो स्नैचर लोग पकड़ा गया तो तेरे को तेरी मम्मी का चेन वापस मिल जाएगा। पॉजिटिव रहने का। ले पानी पी। हे 26.5। 26? वो बहुत ज्यादा मिल गया रे। मेरी वजह से मिला है इतना पैसा। कैसे? वरना वो ज्वेलर बोल रहा था 16,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। दे दिया। देख, अपने को ना कल से सीरियसली धंधे पे ध्यान देना होगा। कल से शुरू करते हैं अपन। अरे मैं तो कहती है आज से करते। बहुत शानी है तू, हैं? 26.5? 26.5? दवाई का टाइम हो गया पापा। तेरे गले का चैन किया वही? मेरी मेडिसिन के लिए बेच दिया क्या? हैं? मालूम है ना वो तेरी मम्मा का चैन था। नहीं पापा,
वो मैं मार्केट में जा रहा था तो चोर लोग खींच के भाग गया। मैं उसके पीछे भागी भी, पर वो लोग बाइक पे थे। तो पुलिस में कंप्लेंट करने का था ना। पापा आप तो जानता ही है, मैं पुलिस के पास कैसे जाएगा। हेलो, कौन? मेरा चेन? हाँ घुमा था मेरा चेन, पर तुम कौन और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओए कीड़ा समझा है क्या मेरे को? पहले चेन चुराता है फिर चेन रिटर्न करने का बोलता है। ठीक है, कलंगुट मार्केट पे आ, मिलती है। किधर जा रही है तू? वो स्नैचर जिसने मेरा चेन चुराया था रिटर्न करने का बोलता है। येड़ी है क्या तू? जो चोरी किया वो रिटर्न कर को करेगा? उसको तेरे बारे में सब मालूम रहेगा, इसके लिए जानबूझ के बुला रहा रहेगा तेरे को, तेरा फायदा लेने को। हेलो, हाँ आती है मैं। जूली यार मेरे को कुछ पैसा मांगता है यार, अर्जेंट है, होगा तो दे दे। मेरे पास पैसा नहीं है जेम्स, और तुझे तो पता है पापा के ट्रीटमेंट में कितना पैसा जाता है, ऊपर से उनका ऑपरेशन भी बाकी है। जैक, उसका ट्यूशन का पैसा भी नहीं भरा अब तक मैंने। मैं तो सोचता था कि तुझसे ही मांगूं। जूली, तेरे को तेरा चेन मिल गया? किधर से मिला? नहीं नैन्सी, ये दूसरा वाला है। अच्छा ये सही है, गले में 10-10 चेन पहना और मेरे को बोल रही पैसा नहीं है। अब तो सीजन भी है, तेरा धंधा भी मस्त चल रहा होएगा, और फ्रेंड लोग का हेल्प नहीं करेगी। किधर जाएगी इतना पैसा लेके? ये ले, मेरे पास अभी ना सिर्फ 2000 रुपए हैं, पर रिमेम्बर जेम्स, पापा के ऑपरेशन का डेट कभी भी आ सकता है। मुझे मेरा सारा पैसा वापस मांगता है। हाँ अरे मिल जाएगा डियर, वो भी इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, इंटरेस्ट के साथ। कल से मेरा काम शुरू हो रहा है, फिर चारों तरफ से पैसा ही पैसा। कौन सा काम शुरू करने वाला है तू? एक्सक्यूज मी। यस जी, एड्रेस पता है आपको? ये एड्रेस तो बहुत पास है, आपको सीधे जाना है 2 किलोमीटर तक, वहाँ पर एक मार्केट है। हाँ। वहाँ से फर्स्ट राइट। आपको पता है ये एड्रेस, आप वहीं जा रही हैं क्या? जी तो कम विद अस, वील ड्रॉप यू और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। श्योर, मैं वैसे में भी लेट हो रही थी। प्लीज कम सिट। थैंक यू। दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है, जी जाके पढ़ाई कर। क्या दीदी, चैन से खाने तो दो। हाँ बोल, कौन है? यहाँ कहाँ क्या गोरा है? देख, गाड़ी भेजेगा ना वो, अगर नहीं भेजेगा ना तो मैं अपनी टैक्सी से आएगी और उसका अलग चार्ज लगेगा। देख, उसका तेरे साथ जो भी हो वो तू देख ले, मुझे मेरा 1 घंटे का चाहिए, उससे ज्यादा मैं 1 मिनट भी नहीं देगी उसे। चल ठीक है, मैं आती है। जैक, क्या है? मैं बाहर जाके आती है, तू पापा का टेक केयर कर और घूमना फिरना नहीं। ऑलराइट? हाँ ठीक है। नमस्कार, पंजिम पुलिस स्टेशन।
ठीक है, हम पहुंचते हैं। तावड़े सर, अभी अभी फोन आया था, पंजिम के पास वाले जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। क्या? चलो। सावन, चेहरा जलाया गया है, इसका मतलब कातिल नहीं चाहता था कि बॉडी की पहचान हो सके। सर, कपड़ों से तो ये अच्छे घर की लग रही है, लेकिन बॉडी पे कोई भी गहने नहीं है। हो सकता है कि ये मामला लूटपाट का हो। कपड़े फटे हुए हैं, इसका मतलब मर्डर के पहले इसके साथ जबरदस्ती की गई है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा एक अकेली औरत यहाँ क्या कर रही थी। सर, तब तो ये भी हो सकता है कि ये भी एक कपल हो। यहाँ आने के बाद लड़का और लड़की इन दोनों में झगड़ा हुआ हो और बाद में गुस्से में आकर लड़के ने इसके ऊपर रेप किया और इसे मार डाला हो और चेहरा भी जला दिया। नहीं सावन, एडिया देखो, घिसी हुई है और ये रही घसीटने के निशान। इसका मतलब इस लड़की को कहीं और मारा और घसीट कर यहाँ लाके जला दिया है। और वैसे भी साथ में पेट्रोल लेकर कौन घूमेगा? आसपास का एरिया चेक करो, कोई गाड़ी के निशान मिल गए या नहीं वो देखो। ओके सर। सर, सर ये देखिए, टायर के निशान। टायर के निशान देखकर लगता है ये कोई छोटी गाड़ी होगी। फॉरेंसिक को बुलाओ और पता करो ये कौन सी गाड़ी हो सकती है, और उस लड़की की फोटोज और डिटेल्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज देना। हो सकता है कि उसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई हो। ओके सर। गोवा में मिली ये लाश उस भयानक दहशत की शुरुआत थी जिसकी चपेट में गोवा अगले कई दिनों तक रहने वाला था। ये खबर जंगल में आग की तरह से फैल गई और लोकल लोगों में और टूरिस्ट में खौफ पैदा हो गया, और ये खौफ का मंजर कम होने की बजाय और ज्यादा होने वाला था। लाशों की गिनती और डर का पारा कल्पना से बड़ा था। हालात ऐसे लग रहे थे कि मानो गोवा की हर गली, हर मोड़ पर एक लाश पाई जा सकती है। ये कौन कर रहा था और क्यों? पुलिस ने इसका जवाब ढूंढना शुरू कर दिया था। हेलो, कौन? मैंने कहा है ना, मुझे वो चेन रिटर्न नहीं मांगता है। काहे को घड़ी घड़ी फोन करता है मेरे को? आज के बाद मुझे कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करने का। नेक्स्ट टाइम फोन किया ना ये तो बोलने का कि मेरा ब्रदर आके लेके जाएगा। फ्रेंड लोग को लेके आके ठोकता है मैस को, और चेन मिला ना तो वो भी लेके आएगा। सर, जिस लड़की की लाश हमें बीच में मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की और बाद में उसका चेहरा जलाया गया है, और कान पर जो चोट के निशान है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके कान की ज्वेलरी खींच के निकाली है। सर, कंट्रोल रूम से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कंडोलियम बीच के पास और एक औरत की लाश मिली है। बॉडी कहाँ है? यस सर। सर, ये एक लाश नहीं, आगे 3 बॉडी और मिली है। क्या? हाँ, डेड बॉडी है सर। कहाँ? आगे सर। चलो। सर, एक डेड बॉडी आगे भी है। एक के बाद एक डेड बॉडीज मिल रही है। चल क्या रही है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चारों मर्डर का और उस मर्डर केस का आपस में कुछ कनेक्शन हो सकता है कि इस औरत के साथ भी रेप किया गया हो। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। औरत का चेहरा बिगाड़ दिया, लेकिन तीनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं। कपड़ों से तो ये लोकल लगते हैं। या आसपास कोई बस्ती है? यस सर, यहाँ पास में एक बस्ती है। ठीक है सावंत, इन सबके फोटोज निकालो और बस्ती में जाके पूछताछ करो। ओके सर। अरे सुनो, क्या ये लोग इसी बस्ती के? हाँ साहब, ये लोग इसी बस्ती में रहते हैं। ये बच्चा आलोक है और ये उसकी बहन सहल, और ये आदमी इनके साथ रहता है, लेकिन इसका कोई रिश्ता नहीं साहब। तो फिर ये बच्चे किसके? साहब, ये बच्चे तो कांता के सब। गरीब है बेचारी, भंगार बेचने का काम करती है सब, और अपने बच्चों को पालती है। उसके पीछे ये आदमी इनको संभालता है साहब। कहाँ रहते हैं लोग? वो उधर रहते सब। आइए सब, ये वाला मकान है साहब, ये वाला।
लेकिन यहाँ पे तो ताला है। हाँ साहब, कल से इधर ताला है साहब। मतलब कल झगड़ा हुआ ना, तो कांता अपने बच्चों को लेके कपड़े धोने के लिए गए, तब से इधर ताला है साहब। झगड़ा? हाँ। किसके साथ हुआ था झगड़ा? वो इधर का एक भंगार वाला है साहब, उसके साथ झगड़ा हुआ। वो कल 3 लोगों को इधर लेके आया था साहब। भंगार वाला? हाँ। कहाँ मिलेगा ये भंगार वाला? क्यों बे? कांता के साथ तेरा ही लफड़ा हुआ था ना? तेरे रिसाइकल के दिन आ गए। लो इसे। चल चल। नहीं सर, बट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। जी सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी सर, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है हमने। ओके सर, ओके। सावंत, जो लाशें अभी मिली थी उन्हें पहचानने में कोई लीड मिल गई? उस लड़की के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन जो 4 लाशें हमें बीच पे मिली थी, उसमें से जो औरत थी सर, हमें यह भी पता चला है कि कांता का उस दिन एक भंगार वाले से झगड़ा हुआ था और उसके बाद कांता या उसके परिवार में से किसी को भी किसी ने नहीं देखा। इसलिए हम उस भंगार वाले को उठा कर लेकर आए। कांता के घर पे तेरे साथ और 3 लोग गए थे, वो कौन थे और कहाँ है? बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। उठा सबको। साहब हमने क्या किया साहब? हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने ही मारा बेचारा को। सिर्फ मारा था या रेप भी किया था? हाँ साहब, मारने से पहले। तावड़े, अच्छे से खातिरदारी करना इन सबकी। कांता और उसके परिवार के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 5 घंटों में सुलझा ली थी और चारों मुजरिम अब उनकी कैद में थे। लेकिन सवाल यह था कि जिस लड़की की चेहरा जली लाश उन्हें मिली थी। ए मावशी, बोला माशी आहे का? आहे ना। कुठली आहे बघा, दाखव। अरे सिंगाडा मच्छी आहे बघ। हे बघ, माल बघ, माल बघ। बस हे बघ, फार जुनी नाही ना? मस्त आहे ना सिंगाडा? कितीला दिली? शेवटच्या भाव 700 देणार। काय माल बघू? अरे बघा तू, कसा माल चांगला आणलाय मी, एकदम फ्रेश। 450 मी सांगितलं, आता काय करायचंय बोल? थोडा जास्त कर, 500ला सगळी घेऊन जा। हेलो, कौन? तुमको समझ नहीं आता? हमको चेन नहीं मांगता है। समझ नहीं आता बार बार क्यों फोन करता है? आज के बाद मुझे फोन किया ना तो समझ लेना। लड़की के मर्डर स्पॉट पर जो टायर के निशान मिले वो किसी 800 सीसी कार के। 800 सीसी? ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है। आरटीओ से पता करो कि 800 सीसी की कितनी गाड़ियां गोवा में है और किस किस के पास है। तो सबकी एक लिस्ट बनाओ और सबसे पूछताछ करो। हेलो, व्हाट? साहब, कहाँ है डेड बॉडी? इधर है सर। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? सर मैं इस रास्ते से जा रहा था तो देखा मछली की टोकरी पड़ी हुई है और पास में चप्पल पड़े हुए थे और मिट्टी पर घिसने का निशान। बहुत बास आ रहे थे साहब, और वहाँ जाके देखा तो लाश पड़े थे। पैरा में से तो ये मच्छी वाली लगती है, हो सकता है वो टोकरी उसी की हो। हो सकता है सर, लेकिन सर जहाँ तक मैंने देखा है ये लोग काफ़ी गहने यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बॉडी पर तो एक भी गहना नहीं है। गहने भी नहीं है और इसका भी चेहरा जलाया गया जैसे अभी पहले लाश मिली थी, ताकि विक्टिम की पहचान न हो सके। अगर इसके साथ भी कत्ल के पहले बलात्कार हुआ है तो ये कातिल की मोडस ऑपरेंडी कुछ कुछ मुझे समझ में आ रही है। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये जरूर गैंग होगी और ये लोग अकेले औरत को निशाना बना रहे और उनके गहने लूट रहे हैं। सर लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतने से गहने के लिए खून कर देगा। सावंत, 200 रुपए के लिए मर्डर होते हमने देखा है, यहाँ तो सोना है। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर
बीना बीच। हाँ बोल जेम्स। किधर है तू? मिलने का मेरे को तेरे से। देख जेम्स, मेरे पास ना बिल्कुल पैसे वैसे नहीं है, और पापा के ऑपरेशन को भी। अरे डार्लिंग, मैं बोला क्या पैसे का कुछ? आज मेरे को तेरा पैसा रिटर्न करने का है। मेरा पैसा आगे ला, तो मेरे को बता कब मिलेगी, किधर मिलेगी। आज के आज तेरा सारा पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, 2 बजे ना मेरे घर के पास वाले रोड पर मिलना। चल ठीक है, बाय। चलो बाजू हटो। चलो पीछे चलो, चलो चलो पीछे चलो, चलो पीछे। सर, बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं है और ना ही कोई गहने चोरी हुए हैं। बॉडी के साथ कुछ आईडी प्रूफ भी नहीं मिला जिससे इनकी पहचान हो सके। सर मुझे लगता है कि ये केस उस केस से अलग है। सावंत, कल 14 फेब था, मतलब वैलेंटाइंस डे, और जिस तरह से ये कपल बंदा है, लगता है इन्होंने सुसाइड किया होगा। शायद घर वालों ने मना किया होगा या कोई और वजह होगी। जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता कुछ कह नहीं सकते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनकी फोटो आसपास के लोगों को और यहाँ के होटल्स में दिखा देना। हेलो। हाय। चल आया। पर कहाँ ले जा रहा है? चलना बताता हूँ। ठीक है चल। चलो। ये लोग कौन है? ये फ्रेंड्स है मेरे, मुंबई से आया घूमने के लिए। तो पहले इनको ड्रॉप करते हैं, फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। सही है? गोवा में एक के बाद एक लाशें मिल रही हैं। अब तक टोटल 8 लाशें मिल चुकी हैं। टूरिस्ट काफी डरे हुए हैं। लोग अपने होटल की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग भी बहुत डरे हुए हैं। पुलिस अब तक उस लड़की के हत्यारे का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, टोटल 8 लाशें मिली थी, उसमें से एक केस हमने सॉल्व कर लिया है। बीच पर जो 4 लोगों की लाश मिली थी वो एक ही परिवार के थे और ये मर्डर आपसी दुश्मनी और आपसी झगड़े की वजह से हुई थी। बीना बीच में जो कपल की लाश मिली थी, हमें लगता है कि वो सुसाइड है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम इस बात को कंफर्म करेंगे। सर, अब तक सिर्फ एक ही केस सॉल्व हुआ है। बाकी की हत्याओं का क्या? महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। मुझे यकीन है कि हम जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूंगा, खासकर औरतों से, कि वो अकेली अनजान और सुनसान जगह पर ना जाए और कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता है तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करें। थैंक यू। सर एक सवाल और सर। यहाँ क्यों स्टॉप किया गाड़ी? स्टॉप नहीं किया, स्टॉप हो गई। आई थिंक गाड़ी में ज्यादा हीट हो गई है। लेट मी चेक। सर, जिस मच्छी वाली की जली हुई लाश हमें मिली, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसे भी वायर जैसी चीज से गला घोट कर मारा गया है, लेकिन उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। उस लड़की और इस मच्छी बेचने वाली को एक ही तरीके से मारा है, तो हो सकता है कि दोनों का कातिल कोई एक ही। हो सकता है सर। और एक बात सर, बीना बीच पर जिस कपल की लाश हमें मिली थी उनका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। इसका मतलब इन दोनों के मौत से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, और एक लड़की की लाश मिली है। क्या? सर, मैंने ही आपको फोन किया था। वहां उस लड़की की लाश है। इस सीरियल किलर का ये तीसरा मर्डर है। चेहरा जला दिया है, ज्वेलरी गायब है, हाथ पर क्रॉस का निशान है, तो हो सकता है कि लड़की क्रिश्चियन हो और लोकल हो। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सावंत, एम्बुलेंस को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। एक मिनट, वो टैटू दिखाना। सावंत, पहले इस टैटू का फोटो ले लो। सावंत, जिस तरह से हमें सुनसान जगह पर लाशें मिल रही है, एक बात तो साफ है, ये कातिल जो भी है वो गोवा का है, गोवा का चप्पा चप्पा जानता है। गोवा के जितने भी चेक पोस्ट है सब जगह पे अलर्ट कर दो कि 800 सीसी की जो भी गाड़ी होगी उसे अच्छे से चेक करें।
रियली सॉरी सर। यस सर। नहीं सर, अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। यस सर, थैंक यू सर। सर, आज हमें जिस लड़की की लाश मिली उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यह भी पता चला है इस लड़की को भी वायर या तार जैसे चीज से गला घोट कर मारा गया है और उसके बाद में जलाया गया है। हालांकि इस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, पर यह लड़की सर पहले से ही रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिव थी। हमने इस लड़की के सारे डिटेल्स आसपास के पुलिस स्टेशन में जब भेजे तब पता चला है कि दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन में इस लड़की के डिटेल्स से मैच करती हुई कोई जूली डिसोजा नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। सॉरी पीटर, बट जूली आखिरी बार कहाँ जाने के लिए घर से बाहर निकली थी? नहीं मालूम सर, वो मेरे को कुछ बोल के नहीं गई। सर, दीदी की एक चेन चोरी हो गई थी मार्केट से, जो कि एक स्नैचर ने चोरी की थी। वो दीदी को रोज फोन करता था चेन वापस करने के वास्ते। मेरे को तो लगता है दीदी उससे मिलने गई होगी। चेन चोरी हो गई तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की आप लोगों ने? हमको लगा जो जाना तो वो चला गया, अब कंप्लेंट करके क्या फायदा। फायदा आपके समझ में नहीं आया, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो समझ में आ ही गया होगा। जूली का नंबर दीजिए। सर, जूली के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर, जूली के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि गोम्स डिसोजा नाम के आदमी ने पिछले 3 महीने में जूली को 299 बार फोन किया है। सबसे पहले इस गोम्स डिसोजा को उठाकर लेकर आओ, पता तो करे कि 299 बार इसने जूली को किस खुशी में कॉल किया था। साहब, जूली अपना कजन सिस्टर था। अपने सिस्टर से बात करने को रीजन चाहिए क्या? अपनी सिस्टर से बात करना कोई क्राइम है क्या साहब? मेरे सिस्टर से बात करना कोई भी क्राइम नहीं है। 3 बार लड़की सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया है, अब बोल कि ये भी क्राइम नहीं है। जूली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो सेक्सुअली एक्टिव थी रेगुलरली। अब वो एक्टिव कैसे थी इसका जवाब तो बोल बोल बोल। वो सब छोड़े तो सही साहब, वो सब अपनी उसका सारा काम देखता था साहब। काम देखता था मतलब कस्टमर लाता था उसके लिए, पिन था उसका तो। शर्म आनी चाहिए तुझे। बहन कहता है उसे और उसी से धंधा करवाता है। साहब, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले पीटर अंकल को बैड फील करना मांगता है साहब। उसके बोलने से अपन जूली को धंधे पे लाया था। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस बताएंगे प्लीज? गो स्ट्रेट एंड टेक अ फर्स्ट लेफ्ट। फर्स्ट लेफ्ट। अच्छा, आप वहीं जा रही हैं क्या? हाँ। तो आइए ना, हम आपको छोड़ देते तो हमें पता भी चल। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, नहीं, आप मैं जाइए। इसलिए कह रही थी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में। जल्दी चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। चलो अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, निकल निकल। चल चल, ये चलो भागो ऐसे, निकल 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 गाड़ी। कैसे बाप हो तुम? खुद की बेटी को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया। उस बेचारी को तो मरते दम तक पता नहीं चला कि उस धंधे में धकेलने वाला उसका खुद का बाप था। और किस लिए? खुद की बीमारी का इलाज उसके पैसे से हो सके इसलिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो। सर, अगर सामने से बाइक नहीं आती तो वो लोग मुझे जबरदस्ती गाड़ी में उठा लेते। गाड़ी कौन सी थी? इतना तो याद नहीं सर, आई थिंक 800 सीसी, पर मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। ये देखिए सर, ये तो मुंबई का नंबर है। सावंत, मुंबई आरटीओ को कांटेक्ट करो, पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर है, तुरंत। ओके सर। पुलिस के हाथ पहली बड़ी सफलता लगी। निहारिका के बयान से कार का नंबर मिलने के बाद पुलिस ने मुंबई आरटीओ से कार के ओनर का पता लगाया और ओनर से पता चला कि यह कार जेम्स और विलास ने किराए पर ली थी। पुलिस उस होटल तक भी जा पहुंची जहां ये लोग रुके हुए थे।
होटल में दी गई आईडी से विलास की फोटो मिली और उसकी पत्नी के बारे में पता चला, लेकिन इनके गैंग की चौथी लड़की की पहचान अब तक पुलिस के पास नहीं थी। इसलिए पुलिस ने इन लोगों के बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। सर, निहारिका ने जो गाड़ी का नंबर हमें बताया था, उस गाड़ी के बारे में जब हमने मुंबई आरटीओ से इंक्वायरी की तो पता चला कि वो गाड़ी किसी सोमेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। 10 दिन पहले ही विलास चव्हाण और जेम्स ने वो गाड़ी उसके यहाँ से रेंट पे ली थी। फिलहाल तो ये अतिथि होटल में रुके हुए थे, लेकिन कल ही उन्होंने वहाँ से चेकआउट किया है। सर, होटल रिकॉर्ड से ये विलास का आईडी प्रूफ मिला है। सर, पता चला है कि इनके साथ एक 35 साल की औरत भी थी। होटल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो औरत विलास की बीवी है। सर, 2007 में मैंसियो गैंग ने जो ज्वेलरी शॉप में रॉबरी की थी, उस वक्त ये दोनों साथ में ही थे। विलास तो पकड़ा नहीं गया, हाँ, लेकिन जेम्स पकड़ा गया था। 2 साल के बाद बेल पे छूटकर बाहर आया। उसके बाद वो कभी कोर्ट नहीं गया। उसके घर वालों ने भी उसे बेदखल कर दिया है। विलास चौहान आज तक पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। सर, मैंने जब इन दोनों के फोटो निहारिका को दिखाए तो उसने इन दोनों को पहचान लिया है। सावंत, इन दोनों के फोटोग्राफ्स गोवा से बाहर जाने में हर चेक पोस्ट पे सर्कुलेट कर दो। सावंत, याद रहे, ये तीनों गोवा छोड़कर बाहर नहीं जाने चाहिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस, थैंक यू। निकल पुलिस, निकल गाड़ी, जल्दी निकल। सर, उन तीनों में से जेम्स का मोबाइल अभी भी ऑन है और जिसके लोकेशन से पता चल रहा है कि अभी अभी उन्होंने गोवा बॉर्डर क्रॉस किए, वो मुंबई की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने गोवा से मुंबई जाने वाले रोड पर जितने भी चेक पोस्ट है सबको अलर्ट कर दिया है। गुड सर, पेट्रोलियम टीम को गोवा मुंबई रोड पर उनकी गाड़ी मिली है। तलाशी लो गाड़ी की। सर, गाड़ी में एक लेडीज पर्स मिला है, लेकिन खाली है, और ये वायर मिला है। सर, डिक्की में ये पेट्रोल की बोतल मिली है। ये सारी चीजें फॉरेंसिक में भेज दो और जेम्स का नंबर ट्रैकिंग में डाल दो। ओके सर। सर, जेम्स और उसके साथियों की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। ग्रेट, चलो। सर, इस तरफ। क्या हुआ यार? लाइट गई लगता है। कौन है? इलेक्ट्रिक बोर्ड से आए। ये पुराना मीटर जल गया था ना, वो नया पिटाना है। दरवाजा खोलो। बैठो बैठो, मैं देखता हूँ। अरे कौन है आप लोग? क्यों मार रहे हो? गोवा छोड़ के मुंबई में क्यों आया? तलाशी लो घर की। सर, ये मोबाइल और गहने मिले। पंचनामा करके आपकी कस्टडी में ले लीजिए इसे। यस सर। तुम लोग तो 4 लोगों की गैंग है ना, चौथा कहाँ है? चौथा कहाँ है? बोल। गोवा में।
नैन्सी, तुम चारों की कुंडली है मेरे पास। तुम लोगों की गाड़ी से वायर भी बरामद हुआ है जिससे तुम लोगों ने ये सारे मर्डर्स किए। हमारे घर से ये सारे मोबाइल भी मिले हैं, जिसमें से ये मोबाइल मुझे पता है किसका है, जूली का है, जूली डिसूजा, जिसको तुम लोगों ने मारा है। तुम लोग जूली को भी मार डाला जूली को। बोलना जेम्स, जूली को मार डाला ना तुम लोग, जूली को मार डाला, जूली को क्यों मारा जूली को? बोलना जूली को क्यों मार डाला? मैं नहीं मारना चाहता था उसको, ये विलास बोला मेरे को। पैसे देने से अच्छा उसको भी मार देते। रो, शांत रहे, जितना पूछूंगा ना उसका ही जवाब दे। ये मोबाइल किस किस के है? किसका मोबाइल है ये जिसको सबसे पहले मारा। उसके साथ तो इन दोनों ने रेप भी किया था ना, और तू वहां खड़ी रहकर तमाशा देख रही थी। चला बता, ये दूसरा मोबाइल किसका है? सब ये वो मच्छी वाली का मोबाइल है। ये किसका है? इसको भी मार डाला क्या? साहब, अपन ने इसको सबसे लास्ट में मारा था। सिर्फ जेवरों के लिए लोगों को मारा? कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले? साहब 48,000। साहब पैसा खत्म हो गया था साहब, पुलिस से तो मैं ऐसे ही भाग रहा था, कभी कैसे कमाता। सिर्फ 48,000 रुपए के लिए तुम लोगों ने मासूम लोगों को मार डाला। इतना पैसा तो तुम लोग मेहनत करके भी कमा सकते थे। अब जिंदगी भर यहीं सड़ना। सावंत, इन सब के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। ओके सर। पुलिस ने चौथी लाश भी बरामद कर ली और इन चारों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, और अदालत ने इन चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई, और आज ये चारों अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। ये केस मानवता के चेहरे पर एक तमाचा था, जहां अपराधियों ने अपने जीवन यापन के लिए इतना घिनौना तरीका अपनाया। अपनी जरूरतों के सामने उन्हें दूसरों की जिंदगी भी सस्ती नजर आती थी। क्या कोई भी सहूलियत, कोई भी महत्वाकांक्षा इंसान की जिंदगी से बढ़कर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और जो लोग ऐसा समझते हैं वो ये जान लें कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं, और आज नहीं तो कल उन्हें उनके कर्मों की सजा भुगतनी होगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। शोर नहीं, बातें कम करो तुम लोग। जल्दी जल्दी खाना खाओ और अपने रूम में चलो। अरे डस्टबिन, आराम से खाना, जहाँ खाना दिखाने टूसना चालू। अरे विनय, तू क्यों नहीं खा रहा? आज रात स्पेशल डिनर का प्लान बना है। अब ये हॉस्टल का सादा खाना कैसे जाएगा पेट में? कहाँ? बाद में बताता हूँ। अरे विनय, खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? भूख नहीं है सर। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ सर। जल्दी से खाना खाओ और अपने रूम में चलो। अरे ये छिपकली भी ना सीसीटीवी कैमरे की तरह है, जब देखो जहाँ देखो प्रकट हो जाता है। ए डस्टबिन, और खाएगा? ढंग से नाम ले, वरना यहीं पटक कर मारूंगा। क्यों मारेगा? खिला खिला के पका दिया हॉस्टल वाले। कौन? कौन है?
अरे कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है? He is no more. हेलो नामकुम थाना। सर बालाजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चे के एक्सीडेंट का केस आया है। ठीक है, हम अभी आते हैं। तू लेके जा रहा था, तू कहाँ चला गया विनय? कहाँ चला गया? आपसे एक सवाल पूछना था। जी सर। विनय का बिहेवियर कैसा था? मेरा मतलब उसने कभी आपसे कुछ बताया हो? उसे पढ़ाई का प्रेशर था या उसे कोई तंग करता था? नहीं सर, मेरा विनय बहुत अच्छा लड़का था सर। फिर भी मुझे लगता है सर कि ये एक्सीडेंट ही है। ये पता लगाना हमारा काम है। सर, हम तो ड्यूटी पे चौकन्ना बैठे थे, तभी इधर से वो आवाज आया जैसे कोई तेजी से भाग के गया हो वैसा। तो हम सरपट दौड़कर भागे तो कहाँ देखते हैं ये विनय रहता कहाँ था? कहाँ था इसका कमरा? पहले माले में। दूसरे माले में तो बड़ा बच्चा लोग रहता है। यहाँ हॉस्टल में कैमरे लगे हुए? हाँ है ना सर। एक कैमरा तो गेट के बाहर लगा है और दूसरा कैमरा गलियारे के अंदर। लेकिन गलियारे वाला कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा है। हम स्कूल वालों को बोले थे लेकिन अभी तक ठीक ही नहीं करवाया। ये विनय कमरे में अकेला रहता था? नहीं, हर कमरा में दो तीन बच्चा साथ में रहता है। ये विनय के रूममेट से मिलना है। हाँ चलिए ना सर, आइए। चलिए, आप लोग यहीं रहिए। प्रिंसिपल साहब, हमें विनय के केस में स्कूल के बच्चों से कोई पूछताछ करनी है। ओके, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये पुलिस की वर्दी में हम अपने स्कूल में और हॉस्टल में आपको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक, हम पूछताछ बाद में कर लेंगे। फिलहाल हमें आपके कैंपस में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज चेक करनी होगी। अखिलेश जी सर, इन्हें जितनी भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना अवेलेबल करा दो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आइए सर, आपको क्या लगता है विनय खुद गिरा होगा या उसे किसी ने गिराया होगा? वॉचमैन के बयान के मुताबिक वो किसी के चलने की आवाज सुन के वहां आया था। अगर कोई छत से गिरा होता तो वो गिरने की आवाज सुनकर वहां आता। सर, ये भी तो हो सकता है कि वॉचमैन ने हमसे झूठ बोला हो। ये तो सीसीटीवी फुटेज देख के ही पता चलेगा। पुलिस जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा था कि ये कोई सुसाइड या एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि ये मर्डर भी हो सकता है। सर ये देखिए। सर, रात को 11:15 बजे विनय हॉस्टल से बाहर निकला था और 12 बजे वॉचमैन ने हॉस्टल का गेट लॉक कर दिया था। सर 3:45 पर अचानक वॉचमैन की आंख खुली और वो दौड़कर उस जगह गया जहां पर उसे विनय जमीन पर पड़ा मिला। योगेश, जरा इसे जूम करना। ये देखो, विनय जिस एरिया में गिरा वो एरिया सीसीटीवी की रेंज से बाहर है, यानी कि हमें वॉचमैन के बयान के मुताबिक ही चलना होगा। देखिए, उस बच्चे की कोई कंप्लेंट मुझे आज तक नहीं मिली थी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये महज एक एक्सीडेंट था। मिस्टर दुबे, वो पता लगाना हमारा काम है। ये प्रमोद है, आपको जहां भी जाना है, जिनसे भी मिलना है, ही विल हेल्प यू। आइए सर, यही बॉयज हॉस्टल है, सारे बच्चे यहीं रहते हैं। ये कैमरा कैसे टूटा हुआ? बच्चे बड़े शरारती हैं सर, कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने तोड़ दिया। प्रिंसिपल साहब ने जांच बैठाई है, हमारे ऊपर भी जांच चल रही है। और ये विनय का कमरा, वो कहाँ पर है?
वो ऊपर है सर, आइए। ये है विनय का कमरा। विनय के रूममेट्स कहाँ हैं? सर वो एनुअल फंक्शन होने वाला है तो वो एक्टिविटी रूम में होगा। योगेश, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कोई काम की चीज़ मिले। जी सर। आप चलिए मेरे साथ। चलिए सर। राहुल, बेटा तुमने विनय को आखिरी बार कितने बजे देखा? सर कुछ 11:45 बजे। पक्का याद है आपको? हाँ सर, क्योंकि उसी टाइम पे वॉचमैन आके रूम चेक करता है और फिर हॉस्टल का गेट लॉक करता है। चलो बच्चों, रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ। सर वॉचमैन तो 10:30 को ही बंद कर देता है, लेकिन अभी एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही है ना, इसलिए वो 1 घंटा लेट बंद करता है। उसके रूम चेक करने के 5-10 मिनट बाद ही विनय बाहर गया था। उसने बेटा आपको बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है? सर मुझे लगा कि वॉशरूम गया होगा, लेकिन थोड़ी देर होगी तो मैं सोचा किसी पास के रूम में बैठा होगा और फिर मैं गाना सुनते सुनते सो गया सर। विनय से आपकी अच्छी दोस्ती थी ना? हाँ सर, बहुत अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, क्या विनय अक्सर इतनी देर रात में बाहर जाया करता था? नहीं सर, लेकिन कभी कभी जाता था। सब अजय के रूम में जाते थे लैपटॉप पर मूवीज देखने। नहीं सर, उस रात विनय मेरे कमरे में नहीं आया था। देखो बेटा, ये डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम कभी कभी रात में मूवीज देखते थे, लेकिन वो उस रात नहीं आया था। तुमने लास्ट टाइम विनय को कब देखा? मेस में खाना खा रहे थे तब। अरे विनय, तू क्यों नहीं खा रहा? आज रात स्पेशल डिनर का प्लान बना है। अब ये हॉस्टल का सादा खाना कैसे जाएगा पेट में? बेटा विनय ने कुछ बताया था कि उस रात वो कहाँ जा रहा था? नहीं सर। ठीक है। कुणाल, क्या कर रहे हो? जी सर, कपड़े गंदे हो गए थे सर, वही धो रहा हूँ सर। जल्दी से मेरे ऑफिस में नीचे आ जाओ, पुलिस आई है तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए। आधी रात में हॉस्टल की जमीन पर एक 12 साल के बच्चे विनय की लाश मिलती है। विनय ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, इसलिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्कूल के टीचर्स और उसके करीबी दोस्तों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह कोई आत्महत्या का केस है या फिर इसमें मर्डर के कोई राज छिपे हैं। विनय की मौत की इस घटना से स्टूडेंट्स, हॉस्टल स्टाफ और पूरा रांची शहर गहरे सदमे में था। ज्यादातर वो अपने क्लासमेट अजय और संजय के साथ ही घूमता था। विनय का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, लेकिन मैंने विनय और उसके रूममेट राहुल के बारे में कुछ सुना था। क्या सुना था? सर लड़के राहुल को विनय की गर्लफ्रेंड बुला बुला कर चिढ़ाते थे। सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन मैंने उन दोनों को लड़ते हुए देखा था। अरे विनय मेरी बात तो सुन। विनय विनय तू मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता इस रूम में? बता ना विनय। मैंने कहा ना रहने ना मुझे तेरे साथ। अरे लेकिन हुआ क्या वो तो बताओ। सारे लड़के चिढ़ाते हमें, तरह तरह की बातें करते, मुझे नहीं देना। अरे विनय मेरी बात तो सुनो। जैसे ही चिपकली मुझे दूसरा रूम दे देगा मैं चेंज कर दूंगा बस। अरे विनय मुझे नहीं रहना तेरे साथ। विनय मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। विनय मेरी बात तो सुन ले। एक बात क्लियर है कि उन दोनों में दोस्ती बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम जाओ। ये विनय अपना रूम चेंज क्यों करना चाहता था? इन लड़कों का क्या है सर, रोजाना कोई ना कोई इन्हें बहाना मिलना चाहिए रूम चेंज करने के लिए। और वो बाकी लड़के जो उन्हें चिढ़ाया करते थे उनका क्या? ऐसे छोटे मोटे हंसी मजाक तो स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते हैं ना सर। वैसे कोई भी सीरियस बात हुई होती मुझे तो जरूर पता चलता। उन लड़कों के बारे में कुछ पता लगा जिन्होंने कैमरा तोड़ा था? नहीं सर। अरे तो कैमरा तोड़ते वक्त रिकॉर्डिंग तो हुई होगी ना? अरे सर, आजकल के बच्चे तो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। सारे के सारे मंकी कैप पहने हुए थे। कौन है वहां? कौन है? ये विनय के स्पेशल डिनर से क्या मतलब था? कहां जा सकता था वो? पता नहीं सर, कैंपस से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है। गेट पे हमेशा गार्ड रहता है। सर एक मिनट सर, विनय अगर डिनर के लिए बाहर गया भी था तो ये भी तो हो सकता है कि वो गेट बंद होने से पहले ही वापस आ गया हो।
ये हमें विनय के टीचर्स और क्लासमेट सबसे बात करनी है। आज तो मुश्किल है सर, एनुअल फंक्शन की वजह से कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। आप बोले तो मैं कल अरेंज करवा देता हूँ। ठीक है, चलो। सर ये विनय का सोशल मीडिया अकाउंट है। इसे देखकर तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी तरह का कोई डिप्रेशन था या फिर कोई ऐसी परेशानी जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर ले। विनय 11:45 पे अपने कमरे से निकलता है और 3:45 पर मरा हुआ मिलता है। सर वॉचमैन के मुताबिक उसने रात को 3:45 पर कोई आवाज सुनी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 11:45 से 3:45 तक विनय था कहां? यही तो पता लगाना है। विनय अगर छत से गिरा है तो फिर उसका चेहरा क्यों डैमेज है? उसकी आंख और नाक पे चोट लगने का क्या कारण हो सकता है, जबकि उसकी लाश तो पीठ के बल मिली थी? योगेश एक काम करो, विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लगाओ कि उस रात विनय ने खाया क्या था। ओके सर। बहुत दुख की बात है कि हमारे स्कूल में एक एक्सीडेंट की वजह से हमारे स्कूल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे स्टेट में हमारे स्कूल का एक रेपुटेशन है, नाम है। अब हमारे सामने जिम्मेवारी है कि हम अपने स्कूल का रेपुटेशन कैसे बचाएं। पुलिस आएगी, आपसे कई तरह के सवालात पूछे जाएंगे, आपको उतने ही सवाल का जवाब देना है जितना जरूरी है। गॉट इट? एक तरफ टीचर्स और स्टाफ अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने में लगे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के लिए केस आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना था। 6x - 42, 6 × x 6 विनोद सर and 6 × जी आइए सर। इन्हें प्रिंसिपल साहब ने भेजा है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए सर। मिस्टर विनोद, हमें जी क्लास के बच्चों से कुछ बात करनी है। हाँ सर, प्लीज, व्हाई नॉट। अच्छा हमें बताएंगे ये विनय कहाँ बैठा करता था? सर विनय तो वहां बैठा था, प्रतीक के पास। बच्चों एक बात बताएंगे आप लोग, क्या हमें बताएंगे कि विनय ने किसी के साथ झगड़ा किया था या विनय ने किसी को परेशान किया था? क्या आप हमें बताएंगे कि आप में से विनय का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तुम्हारा नाम अजय है ना? यस सर। तुम्ही से हमने उस दिन कमरे में बात की थी। यस सर। मिस्टर विनोद। जी सर। क्या मैं अजय से थोड़ी देर बाहर बात कर सकता हूं? जी सर। अजय तुम सर के साथ बाहर जाओ। थैंक यू। विनय का बिहेवियर कैसा था? नॉर्मली था सर। बेटा विनय का कोई ऐसा सीक्रेट जो तुम हमें बताना चाहते हो, जो विनय अपने दोस्तों को नहीं बताता हो? जैसे कि विनय उस रात किससे मिलने गया था? नहीं पता सर। अच्छा बेटा, राहुल और विनय तो रूममेट्स थे ना? फिर दोनों साथ में क्यों नहीं बैठते थे? दोनों पहले साथ ही में बैठते थे, फिर एक दिन विनय मेरे पास आया और उसने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा, और जब राहुल क्लास में आया तो उसी बात को लेकर विनय के साथ राहुल का झगड़ा हो गया। अजय, तू यहाँ क्यों बैठा है? मेरी सीट है, मैं रोज विनय के बगल में बैठता हूँ। उठ यहाँ से। हे, आज से मेरे बगल में ये बैठेगा, तू जाके कहीं पीछे बैठ जा। पर तू मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बताना मैंने क्या किया है? तेरा दोस्त हूँ मैं। हे, मैंने कहा ना पीछे बैठ, चल जा। हे विनय, ज्यादा मत चिल्लाओ, तेरे गर्लफ्रेंड रोने लगेगी। अच्छा और एक बात, राहुल को सारे दोस्त विनय की गर्लफ्रेंड क्यों बुलाते थे? पता नहीं सर, बस बुलाते थे। तो विनय और तुम सारी क्लासेस में साथ में ही बैठते थे? हाँ सर, बस 8 क्लास को छोड़कर। संध्या मैडम, ये सर लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। संध्या जी, हमें विनय के बारे में कुछ सवाल करने हैं आपसे। आप सब लोग चुपचाप अपना काम करिए, हम अभी आते हैं। संध्या जी, आपने कभी विनय को खराब मूड में या डिप्रेशन में देखा था? नहीं सर, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। बाकी बच्चा लोग के साथ मिलजुल कर अपना काम किया करता था। बहुत दुख हुआ सर उसके एक्सीडेंट का सुनकर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था? सर
जैसा बातचीत सब लोग स्कूल में कर रहा है उसके बाद तो यही लगता है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जांच जारी है उसकी। संध्या जी एक काम कीजिए, आपकी आर्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट दीजिए हमें, जिसमें विनय आया करता था। जी। वैसे एक बात बताइए, आपकी आर्ट क्लास में विनय किसके साथ बैठता था? वो रही फातिमा सर। फातिमा बेटा, ये अंकल लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। फातिमा बेटा, डरो नहीं। अगर आप नहीं चाहती कि हम यहाँ बात करें तो चलते चलते करते हैं। बेटा, आपकी आर्ट टीचर ने हमें बताया कि आर्ट क्लास में आप विनय के साथ बैठा करती थी। विनय आपका दोस्त था? क्या विनय की किसी से फाइट हुई थी? अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। एक बात बताओ, आपको ड्राइंग पसंद है? विनय कैसी ड्राइंग करता था? विनय को ड्राइंग का बहुत शौक। विनय की ड्राइंग क्लास में सबसे बेस्ट ड्राइंग थी। उसने एक बार टीचर का कार्टून भी बनाया था। सबको बड़ा मजा आ रहा था। फिर तो आपकी आर्ट टीचर विनय को बहुत पसंद करती होंगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग अच्छी थी। नहीं, टीचर को वो कार्टून देखकर बहुत गुस्सा आया। विनय, क्या है ये? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं है ये? क्या है ये? संध्या मैम ने विनय को बहुत मारा। बहुत दर्द हो रहा था उसे। उस दिन के बाद संध्या मैम विनय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती थी। हाँ तो क्या हो गया सर? हम और भी तो बच्चा लोग को पनिशमेंट देते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें मार डालेंगे। सर, कभी कभी बच्चा लोग क्लास में इतना शैतानी कर देता है कि हमें उनको पनिश करना पड़ता है। तो आपने विनय को एक ही बार पनिश किया था? अब सर हमें ना जाना होगा, अब हमारे क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है। थैंक यू। राहुल बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, सब कुछ खुल के बताओ। सर, सब मुझे विनय की गर्लफ्रेंड कहकर चिढ़ाते थे और ये सब मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था और इससे विनय भी चिढ़ता था। सर राहुल, आप हमें एक बात बताइए, सब आपको ऐसा क्यों चिढ़ाते थे? सर, जब हमारा नया नया एडमिशन हुआ था तो सीनियर्स ने हमारी रैगिंग की थी। अबे चल काट बैठ। मैं नहीं पहनूंगा। जितना बोला ना उतना कर। इधर पैंतालीस करके नहीं मंगा करो तुझे। चल पहन ना। अब तू इसका हीरो और ये तेरी हीरोइन। चलो चिपक के नाचा, चलो चल। अरे वाह वाह। अब ना एक काम करो, एक दूसरे को ना किस करके दिखाओ। हाँ? सर, अगले दिन कॉरिडोर में सब हमें चिढ़ाने लगे। ए, देखो देखो हीरो हीरोइन जा रहे हैं। ए हीरोइन, क्या मस्त लग रहा है साथ में। है देखो देखो, तू एक काम कर, दूर जा मेरे से। पर क्यों? सर, तब से विनय को मेरे साथ रहना पसंद नहीं आता था। उसने अपनी क्लास में भी सीट चेंज कर ली और वो अपना रूम भी चेंज कराना चाहता था। सर, किसने की थी आपकी रैगिंग? मंकी गैंग। हाँ, मेरे प्यार के परिंदों, चलो हम निकल जाओ। इससे पहले मंकी गैंग का और कुछ देखने का मन हो जाए। निकल। अबे निकलना निकलना, चल। कौन कौन लोग हैं इस मंकी गैंग में? पता नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, अगले दिन जो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे थे कौन थे वो लोग? सर, सीनियर थे, सुनील और उसके दोस्त। सुनील और उसके दोस्त।
कमाल, क्या कर रहे हो? प्रेयर का टाइम हो गया, सभी बच्चे जा चुके हैं, जल्दी से आ जाओ। जी सर, अभी आया सर। विनय की मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। स्टूडेंट्स के माता पिता और रांची शहर के लोग अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर डरे हुए थे। यहां तक कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी स्कूल की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे थे। दूसरी तरफ मीडिया भी बार बार पुलिस से विनय की मौत का कारण पूछ रही थी। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और तभी इस केस का रुख अचानक तब पलट गया जब पुलिस के हाथ विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर, रिपोर्ट के हिसाब से विनय की मौत नीचे गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। और सर, विनय की मौत रात को 12:30 बजे हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से। सर, विनय का खून करीब 4 घंटे बहा था। एक बात और सर, जिस रात विनय की डेथ हुई थी उस रात को उसने डिनर में मटन खाया था। एक काम करो, विनय के हॉस्टल की मेस से यह पता लगाओ कि मंगलवार की रात को मेस में खाना क्या बना था। और एक बात, फॉरेंसिक टीम से विनय के जूतों के सैंपल मंगवाओ। क्या पता उसके जूतों के नीचे कुछ ऐसा लगाओ जिससे हमें यह क्लू मिले कि वो उस रात कहां गया था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। उस रात हॉस्टल में विनय की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। एक 12 साल के बच्चे से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी कि किसी को उसे जान से मारने पर मजबूर होना पड़े। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपको पता है हमारे स्कूल की क्या रेपुटेशन है? अभी एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी है, जिसके लिए हमें आपके स्कूल के सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ सभी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर। पता करो हॉस्टल से बाहर जाने के लिए और कौन कौन से गेट्स हैं। जी सर। कि जिस रात विनय की मौत हुई उस रात मेस में मटन बना था क्या? उस दिन मंगलवार था ना सर, और मंगलवार को कभी नॉनवेज नहीं बनता, वेज ही बना था। ये मुझे विनय के दोस्त सुनील से बात करनी है। विनय की मौत से 2 दिन पहले हॉस्टल के सारे कैमरे किसी मंकी गैंग ने तोड़ दिए और हमें यह भी पता है कि तुम उस मंकी गैंग के मेंबर हो। मंकी गैंग? कौन सा मंकी गैंग सर? मैं किसी मंकी गैंग का मेंबर नहीं हूँ। राहुल और विनय की जिस रात हॉस्टल में रैगिंग हुई थी उसके बाद से तुमने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। देखो देखो, हीरो हीरोइन जा रहे हैं। हीरोइन देखो, हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ है ना वो बहुत ही गलत था और कानून इसके लिए सजा भी दे सकता है। हमें विनय की मौत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जानते हो बता दो हमें। हाँ सर, हमने उन दोनों की रैगिंग की थी और हम मंकी गैंग ने वो सीसीटीवी कैमरा तोड़े थे सर। क्यों तोड़े थे? प्लान क्या था तुम्हारा कि तुम लोग विनय को मारोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? नहीं सर, हमने तो विनय को तंग करना भी बंद कर दिया था। देखो इसकी गर्लफ्रेंड कैसे इसको संभाल रही है। चल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके खेल। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है। कोई और है तेरी गर्लफ्रेंड? कौन है बताना। अबे बोलना उसका नाम, अबे बोल। फातिमा। फातिमा! वाह भाई, तू तो मर्द बन गया है। चल अब असली मर्द बन के दिखा, गोल करके दिखा वहां पे। चल हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने विनय को नहीं मारा है सर। सर, हॉस्टल से बाहर जाने का एक रास्ता और भी है। चलो। सर, यहां से तो कोई भी आराम से निकल सकता है। एक बात तो क्लियर है, विनय के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हुआ इसी कैंपस के अंदर है। क्या तो फेंसिंग भी इतनी है कि स्टूडेंट निकल के बाहर जाएगा कहाँ? सर,
कफ सिरप। सर और भी बोतल है। इतनी सारी बोतल तो नशे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। योगेश, याद है हमारे थाने में भी कई ऐसे मेडिकल केसेस आ चुके हैं। सर ये देखिए, लगता कुछ खोदा गया है। तो ताजी खुदी हुई मिट्टी, खोदो इसे। जी सर। क्या है, निकालो उसे। सर ये लीजिए। ये तो खून के निशान है। योगेश, ये टी शर्ट फॉरेंसिक टीम को भेजो। पता करो उनसे कि ये ब्लड के सैंपल और विनय के ब्लड के सैंपल मैच करते हैं क्या, और आसपास जितनी भी केमिस्ट शॉप है इन कफ सिरप के बारे में पता करो। शायद हॉस्टल से ही कोई खरीद के लाता रहो। सर। तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप ने यहां पढ़ने लिखने के लिए भेजा और तुम यहां आकर नशा करने लगे। सर उस टी शर्ट पर लगे खून के सैंपल विनय के ब्लड से मैच कर गए हैं। ये टी शर्ट हमें मिली है जिस पर विनय के खून के धब्बे थे। किसकी है ये टी शर्ट? ये तो कुणाल की टी शर्ट है सर। सर ये टी शर्ट तो मेरी है सर, लेकिन मैंने विनय को नहीं मारा सर। मैं अपनी कफ सिरप की बोतल डस्टबिन के पास रखता था ताकि कोई चुरा ना ले, और जब उस रात मैं वहां गया तो कसम से सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने विनय को नहीं मारा सर, और तो मैं कभी भी विनय के साथ कफ सिरप भी नहीं पिया। अगर विनय नशा करता भी था तो ये बात किसी को पता हो ना हो, एक को जरूर पता होगा। सर मैंने कभी उसे पीते हुए नहीं देखा, लेकिन हो भी सकता है। सर विनय उतना अच्छा लड़का नहीं था जितना हम सोचते थे। वो तो एग्जाम में चीटिंग भी करता था, और एक दिन पता नहीं कैसे उसे मैथ्स पेपर मिल गया। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। तू मुझे छुपा क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं बोला ना, तू अपना काम कर। सर उसे सिर्फ कूल बनना था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। हेलो सर, फॉरेंसिक लैब से विनय के जूतों की रिपोर्ट आ गई है। उसके जूतों में पेंट के निशान लगे हैं। आइए सर, ये स्टाफ क्वार्टर है। यहाँ कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ? ज़रूरत नहीं थी तो स्कूल प्रशासन ने लगवाया भी नहीं। कौन कौन रहते हैं? सारे टीचर्स रहते हैं सर। चलिए आइए, थोड़ा साइड देना भाई। सुनो भैया, ये पेंट का काम कब से चल रहा है? सर पिछले हफ्ते से चल रहा है। पिछले हफ्ते ऊपर वाले मालिक को किया था, अभी यहाँ शुरू किया हूँ सर। इसका मतलब विनय फर्स्ट फ्लोर पे गया था। चलिए आइए आइए सर, आइए। फातिमा, तुम यहाँ? बेटा कौन है? क्या हुआ? वो पुलिस वाले अंकल। आप इसी स्कूल में पढ़ाती हैं? जी हाँ, प्राइमरी सेक्शन में हूँ मैं। और आप? जी मैं अफजल, इनका शौहर। आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। सर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं जितना जानता था सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अफजल साहब, इसमें परेशान करने की कोई बात नहीं है। हमें पता चला है आपकी बेटी फातिमा और विनय काफी अच्छे दोस्त थे, और उस रात विनय इस फ्लोर पे भी आया था। सर आया होगा, हमने कहा ना कि हम उस रात फिल्म देखने गए थे, घर में कोई नहीं था।
क्या नाम बताया था आपने? कौन सी फिल्म देखने गए थे आप लोग? आयरन मैन लक्ष्मी मॉल सर। सर खुदा के लिए हमें परेशान न करें, ये पहली बार नहीं हुआ कि विनय हमारे घर आया था। सर मैंने विनय को बहुत बार विनोद सर के यहाँ आते जाते देखा है। विनोद सर कौन? वो मैथ्स वाले टीचर? हाँ सर वही। जी हाँ सर, वो एक दो बार मेरे घर में आया था। एक्चुअली सर उसकी मैथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए मेरे घर में आया था। मिस्टर विनोद। जी सर। घर में नया पेंट कराया लगता है। जी सर। पर क्यों? वो क्या है ना, घर पेंट करा लेने से खून के दाग छपाए नहीं जा सकते। फॉरेंसिक वाले सब ढूंढ लेते हैं। सर आप फालतू को ब्लेम करें मुझ पे, मैं क्यों मारूंगा विनय को? आप मैथ्स के टीचर हैं, आप पेपर सेट करते हैं। आप ही की नोटबुक से टिक मार्क किया हुआ पेपर हमें विनय के पास से मिला था। क्या चल रहा था आप दोनों के बीच में? एक्चुअली सर मेरे और आर्ट टीचर संध्या के बीच अच्छी दोस्ती है, और संध्या ने एक दिन क्लास में विनय को पीटा था, और एक दिन मैंने विनय को देखा अपने दोस्तों से कुछ कहते हुए। यार बहुत जोर से मारा उसने। तू एक काम कर, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दे और अपने पेरेंट्स को भी साथ ले आ। अरे सब परेशान है संध्या मैम से, अगर तू अपने पेरेंट्स को साथ ले आएगा तो प्रिंसिपल पक्का उसे स्कूल से निकाल देंगे। मुझे डर था सर कि कहीं विनय ने संध्या की कंप्लेन कर दी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा सर, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर है, तो लो इससे तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। हैं? और दोस्त हमेशा एक दोस्त की मदद ही करते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बस मैंने वो पेपर देख के विनय को चुप करवा दिया। सर एक लड़का सुनील, आप उससे बात कीजिए सर, वो हमेशा विनय को तंग करता था। क्या तंग करता था? यही कि सर उससे पैसे लेना, सामान मंगवाना, इसलिए सर मैंने सुनील से बात करके सब प्रॉब्लम सॉल्व किया। देखो तुम विनय को अकेले छोड़ दो, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुधर जाओ वरना ये मैटर प्रिंसिपल तक जाएगा। ओके? उसके बाद सर उन दोनों में सब कुछ सॉल्व हो गया था। ये सब कब हुआ? ये सर विनय के मरने से 2 दिन पहले का था। सर सुनील ने हमसे झूठ बोला था, उसने विनय को तंग करना कभी बंद किया ही नहीं। अगर ये विनोद सच कह रहा है कि इसने सुनील को स्कूल से निकलवाने की धमकी दी थी, तो ये भी तो हो सकता है कि सुनील विनय से बदला लेना चाहता हो। योगेश, ये हॉस्टल के मेन गेट पे जो सीसीटीवी है इसकी फुटेज चेक करो। पता करो क्या नाजिया अपने परिवार के साथ उस दिन घर से बाहर निकली थी, और ये भी पता करो कि वो लक्ष्मी मॉल में जो फिल्म बता रही थी वो लगी भी थी या नहीं। और एक बात, हॉस्टल के आसपास जितनी भी मीट की दुकानें हैं वहां जाकर खुद उनसे पता करो क्या हॉस्टल से कोई भी आदमी उनके यहाँ से मटन खरीद कर लाया था क्या। सर सर सीसीटीवी फुटेज में नाजिया की कार हॉस्टल के अंदर रात को 1 बजे एंटर होते दिख रही है, लेकिन सर शीशे पर तेज रोशनी पड़ने की वजह से कार के अंदर और कौन कौन था ये मालूम नहीं लग पाया। इस कार को वेरीफाई करवाया वॉचमैन से, ये कार किसकी है? हाँ सर, वॉचमैन ने बताया कि उस रात को उसने नाजिया की कार को ही अंदर जाते देखा था, लेकिन सर गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से वो भी नहीं बता पा रहा है कि गाड़ी के अंदर और कौन था। एक बात और सर, उस दिन हॉस्टल के अंदर सिर्फ 3 लोग ही मीट खरीद कर लेकर आए थे। कौन कौन? सर स्कूल का गार्ड, स्कूल का क्लर्क और स्कूल टीचर नाजिया का हस्बैंड अफजल। योगेश एक काम करो, मंगलवार की रात 10:30 बजे की लक्ष्मी मॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर योगेश समझ गए? हाँ सर। हमें याद नहीं सर कि हमने ट्यूसडे को क्या खाया था। चलिए मैं याद दिला देता हूं, उस रात आप लोगों के यहाँ मटन बना था। हो सकता है सर, ये हमारे यहाँ याद रखने वाली बात नहीं है। घबराओ मत बेटा, मैं बस आपसे कुछ सवाल करूंगा, सच सच बताना। आप नॉनवेज खाते हो? जी। चिकन या मटन? दोनों। तो एक बात बताओ, क्या ट्यूसडे को आपने चिकन खाया था? नहीं, मटन।
जिस दिन आप लोग लक्ष्मी मॉल में वो फिल्म देखने के लिए गए थे ना, हमने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। इस फुटेज के अंदर हमें आपका बेटा शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। अब आप हमें यह बताइए कि उस वक्त आपका बेटा था कहाँ? आज स्कूल में सभी विनय और फातिमा की बातें करते थे सर, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अरे दोस्तों सुनो सुनो सुनो, अरे ये जो अपना शरीफ है ना, शरीफ, इसकी बहन तो इससे भी तेज निकली। अरे बोलने तो दो भाई, इतनी सी उम्र में बॉयफ्रेंड भी बना लिया उसने। अबे तो कब बना रहा है गर्लफ्रेंड है? मैंने विनय को अपने घर मटन खाने को बुलाया था। अम्मी अबू को कह दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। उनके जाने के बाद जब विनय घर आया, शरीफ जल्दी आ भाई, बहुत भूख लग रहा है। अरे ले ना विनय, तेरे लिए अम्मी जान ने गरमा गरम मटन बनाया है। इसलिए तो मैं मैच में खाना नहीं खाया ना। अरे तो तेरा अपना घर है, तू टेंशन क्यों लेता, तू यहाँ खा। हाँ सुन ना, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी जा जल्दी जा। अरे वाह शरीफ, तेरी मम्मी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। हाँ भाई, मेरी अम्मी जान बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ टेस्टी है। अम्मी अब्बू जब घर आए तो उन्होंने देखा कि मैंने क्या कर दिया था। ये क्या हो गया? अरे ये कैसे हुआ? अब्बू गलती से हो गया मेरे से। गलती से हो गया नालायक कहीं। तुमने क्या कर दिया तुमने? अब जो हो गया सो हो गया। इस गिलास को रात में ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम कपड़े से नहीं, ये ठीक नहीं है। कपड़े से खून साफ करो तुम। जल्दी जल्दी करो, घबराओ मत, रो मत। अब्बू ने देर रात तक इंतजार किया, उसके बाद विनय की बॉडी को बॉयज हॉस्टल में डालकर आ गए। विनय तो बच्चा था, लेकिन तुम तो समझदार थे, प्यार से समझा सकते थे उसे। ईर्ष्या और जलन इंसान को कभी कभी इतने आवेश में ले जाती हैं कि वो कब क्या कर बैठता है उसे खुद पता नहीं चलता। 12 साल के मासूम विनय को अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो अपने से बड़े स्टूडेंट्स में एक पहचान बनाना चाहता था, और शरीफ ने सिर्फ दूसरों के उकसाने भर से इतना खतरनाक कदम उठा लिया। अगर अफजल और नाजिया वक्त रहते विनय को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद विनय की जान बच सकती थी, लेकिन अपने बेटे के गुनाह को छुपाने में उन्होंने खुद अपने हाथ खून से रंग लिए। अफजल और नाजिया पर आईपीसी की धारा 107 और 304A के तहत कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और उनके बेटे शरीफ को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।